नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स की सीरीज में ये हमारा छठा लेक्चर होगा, जहां पर हम पिछले 1.5 सालों का करंट अफेयर्स देख रहे हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज बीपीएससी 17th। तो इसको पढ़ लेने के बाद आपको करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, यहीं से लड़ेंगे, इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी क्या, जो मैंने हाईलाइट किया है, यू हैव टू रीड जस्ट द हाईलाइटेड पार्ट और आपका काम हो जाएगा। तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि विजन आईएएस पीटी मैगजीन काफ़ी ज़्यादा बल्कि होता है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिसन द लेक्चर केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद 1-2 बार बस रिवाइज करना है स्थिर से। उसके बाद आपका काम खत्म। उसके बाद आप आराम से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से ला सकते हो, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। इसलिए मैंने इसको ब्रॉडर रखा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ हम आने वाले समय में बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स भी लाने वाले हैं। बिहार स्पेशल का स्टैटिक टॉपिक पूरी तरीके से आपको रिवाइज करवाया जाएगा, तो आपको बस बने रहना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए यस आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक इनिशिएटिव के माध्यम से आपका एक माइंडसेट भी डेवलप करना चाह रहा हूँ कि आपका एक माइंडसेट होना चाहिए क्रैक करने के लिए। तो जिस प्रकार से माइंडसेट होगा उस प्रकार से आपकी एनर्जी एक्टिवेटेड रहती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर 80 दिनों तक ये माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं यस आई एम गोइंग टू क्रैक इट, तो उस प्रकार से आपका माइंड ऑपरेट करेगा और आपकी जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी है, स्टडिंग प्रोडक्टिविटी है, काफ़ी बढ़ जाएगी। आप इस एक्सपेरिमेंट को करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डीलेइंग द वीडियो। तो इस बार हम अल्टरनेटिव एनर्जी की टॉपिक को कवर करेंगे। तो फास्ट तरीके से होगा, क्योंकि जहाँ पर मुझे समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो एक तो आता है पहला आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आजकल दुनिया भर में ना जाने कितनी प्रकार की बैटरी हो रही है। एक तो इन्वर्टर बैटरी है, एक आपके मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर में, ना जाने कितने बैटरीज आपके ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन आप समझो कि जिस प्रकार से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो एक तो ये भी बात हो जाता है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में जा रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी की दिशा में जा रहे हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें एनर्जी स्टोर भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए बड़ा सा प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो आपको एक लाइन में याद रखना है, इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पर कमीशन किया गया है? छत्तीसगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, छत्तीसगढ़ जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है? इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैसिलिटी छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से आपका ये काम हो गया है बस। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा है आपका लिथियम आयन बैटरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। 2-3 क्वेश्चन मतलब 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये है कि आपका लिथियम क्या है, तो आपको ही पता है, मेटल है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके माध्यम से हम बैटरी स्टोरेज बनाते हैं। जैसे आपके मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी होता है, लैपटॉप में भी लिथियम आयन बैटरी होता है। काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से एनर्जी स्टोरेज की पोटेंशियल होती है इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, हम थोड़ा सा मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को देख रहे हैं। ये मैंने अलग से ऐड किया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर हम बात करें रिजर्व के मामले में, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व कौन से देश के पास है? तो चिली के पास है। चिली कहाँ पर है? जल्दी से आप मैप में जाओ और वहाँ पर लोकेट करो चिली। और चिली के 2-3 इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स आप हमें बताओ। माउंटेन्स आप हमें बताओ, डेजर्ट कोई है तो डेजर्ट आप हमें बताओ। तो इससे आपका ज्योग्राफी मैपिंग भी कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में एग्रीमेंट साइन किया है साउथ अमेरिका के देश के साथ, जो लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन के साथ कोलैबोरेट करेगा। तो वो है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। और आपको बता दें कि साउथ अमेरिका में
3 ऐसे देश हैं जिसको हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर लिथियम रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए भारत वहाँ के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहा है। तो एक तो है आपका अर्जेंटीना आ ही गया, दूसरा है आपका बोलीविया, तीसरा है आपका चिली। तो आप ABC करके याद रख सकते हो, ठीक है? अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। तो लिथियम ट्रायंगल हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ से आपका ये 3 चीज़ पूरा हो गया, ठीक है? और बैटरी का क्या फंक्शन होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इस पर भी बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है एनर्जी कन्वर्जन पर, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और आप हमें बताओ कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस फॉर्म को एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार से आप बताओ हमें कि जो सोलर एनर्जी होता है वो AC होता है या DC होता है। तो इस प्रकार के जो बेसिक कंसेप्ट है ये पता होने चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से आप लाइक ठोको, शेयर करो, ठीक है? अब एक दूसरा कंसेप्ट है आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो हमें इसके कंसेप्ट में नहीं जाना है, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चाइना वर्ल्ड का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया है। तो कौन से देश ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया है? तो चाइना ने। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक बेसिकली सेटअप होता है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए। मेनली आप न्यूक्लियर फ्यूजन कह सकते हो। न्यूक्लियर फ्यूजन तो सन में होता है, हालांकि एक्सपेरिमेंट चल रही है, उसको भी हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हम एनर्जी जनरेट कर सके, ताकि हम और मात्रा में एनर्जी जनरेट कर सके एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको मैं अलग से भी करवा दूंगा, न्यूक्लियर फ्यूजन वर्सेस न्यूक्लियर फिजन, जो आने वाले टॉपिक में दिया गया है, ठीक है? तो एक खास बात यह है कि ये जो 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें हीलियम गैस का इस्तेमाल हो रहा है कूलिंग करने के लिए। अदरवाइज प्रेशराइज्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है? उसके अलावा आपको यहाँ कुछ भी नहीं जानना है। और एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेट एनर्जी गेन। आपको पता होगा कि 69th बीपीएससी में नेट मीटरिंग पर क्वेश्चन पूछा गया। नेट मीटरिंग क्या है? इट्स ए कंसेप्ट जहां पर लेट्स से कि आपके घर में एनर्जी आ रही है बाहर से, ठीक है? ट्रांसफार्मर से एनर्जी आपके घर में आ रही है, लेकिन आपके घर में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कैसे प्रोड्यूस हो रही होगी? सोलर एनर्जी लगा दिया आपने तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मान के चलो कि 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई, आपने 5 यूनिट यूज किया, तो 5 यूनिट एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है? तो नेट मीटरिंग में क्या होता है कि ये पूरा ये जो आपका यूनिट खर्च हुआ है, यूनिट जो बचा है वो एडजस्ट हो जाता है, और नेट आपका कितना प्राइस बनेगा, बिल बनेगा, वो एडजस्ट करके आपका निकाला जाता है। तो नेट मीटरिंग वही कंसेप्ट है, ठीक है? तो आप इसके माध्यम से एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी को ग्रिड में, पावर ग्रिड में बेच भी सकते हो, आपको ऐसा भी मिलेगा। ये कंसेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब दूसरा कंसेप्ट है नेट एनर्जी गेन। अब देखो, नेट एनर्जी गेन का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी एज कम्पेयर टू द एनर्जी कंज्यूम। लेट्स से कि अगर 10 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 20 यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी, तो नेट एनर्जी गेन है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, 10 प्रोड्यूस हो रही है, 20 कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर नेट एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो कंसेप्ट बस ध्यान रखना है कि नेट एनर्जी गेन का मतलब जो आपका नेट एनर्जी है वो आपका क्रिएट होगा, रेदर वी विल फेस लॉस, ठीक है? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर काम चल रहा है, जिसके माध्यम से हम न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि यही प्रोसेस आपका सन में ऑपरेट करता है। हालांकि साइंटिस्ट इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया कि पहली बार यूएस साइंटिस्ट ने नेट एनर्जी गेन अचीव किया है, दूसरी बार ये लगाकर इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेट एनर्जी गेन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब एक एलिमेंट, एक प्रकार से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब टूटता है दो पार्ट्स में, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जिसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। और फ्यूजन में क्या होता है कि कंबाइन होता है। फ्यूज का मतलब होता है कंबाइन होना। तो यहाँ पर दो लाइटर एलिमेंट्स एक साथ मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन के मुकाबले।
तो इसलिए इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसलिए साइंटिस्ट जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है टू मीट द एनर्जी नीड्स इन द फ्यूचर। क्योंकि बाद में तो फॉसिल फ्यूल सब खत्म ही हो जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर है, विंड है, वो है तो, लेकिन वो क्या है कि क्लाइमेट डिपेंडेंट है, तो ये चीज़ निकल कर आती है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। होप यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गया होगा। नेट एनर्जी गेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होता है वो अ, कम होता है एज कम्पेयर टू द जो एनर्जी प्राप्त हुई है या फिर एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है। मतलब प्रोडक्शन इज मोर देन द कंजम्पशन इन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। सिंपल सा मतलब है। और एक बात जरूर ध्यान रखना है आपको, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ल्ड ओवर में, जिसमें इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट है। इसके माध्यम से ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सके, नेट एनर्जी गेन क्रिएट कर सके। और इसके लिए एक टर्म आता है टोकोमक। टोकोमक डिवाइस है जहाँ पर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है, और ये एक प्रकार से मैग्नेटिकली कन्फाइंड डिवाइस होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से पावर को जनरेट करता है। तो टोकोमक न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड आपका टर्म है, ये जरूर ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, किस लिए? न्यूक्लियर फ्यूजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है ये आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया। ये देखो मैंने आपको बता ही दिया, फ्रांस में ये लोकेटेड है। ठीक है, और इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट है, तो थोड़ा बहुत डिटेल पता रहना चाहिए। फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट है जहाँ पर बीपीएससी ने, देखो आप 69th बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और यहाँ पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट दिया गया है। तो ओपेनहाइमर एक मूवी आई थी, आपको भी पता हैगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। भारत में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो ये जो ओपेनहाइमर है, जिसका पूरा नाम है आपका जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहते हैं। क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके माध्यम से न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो अमेरिका लेड एफर्ट टू डेवलप ए फंक्शनल एटॉमिक वेपन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। और आपको ही पता है नागासाकी हिरोशिमा, वहाँ पर बम फेंका गया था टेस्ट करने के लिए, जिसके कारण आज भी वहाँ के जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, और ये जरूर नाम याद रखना है। और वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसका नाम है JT60SA, इसको जापान में इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पर? जापान। तो जापान नाम क्या है? JT60SA। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जापान जैसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ध्यान रखना है आपको, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? आपका गुजरात में। ठीक है, और इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक आता है कंसेप्ट यूरेनियम इनरिचमेंट का। तो बार बार आप सुनते हो ईरान जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट करना चाह रहा है, या फिर नॉर्थ कोरिया यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। तो क्या होता है इनरिचमेंट? इनरिचमेंट का मतलब ये हुआ कि यूरेनियम 235 के कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि उसको डिफेंस के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक तो हम एनर्जी के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एनर्जी के पर्पज़ के लिए हमें उतना ज़्यादा इनरिचमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 से 5% अगर हम इनरिचमेंट करते हैं तो भी काम चल जाता है। और इनरिचमेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका यूरेनियम है वो नेचुरली U238, आपको पता है यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, ये सब आइसोटॉप है यूरेनियम का। ठीक है, तो यूरेनियम 238 में मिलता है, लेकिन ये डिफेंस के लिए उतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है, एनर्जी के लिए उतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है। इसलिए हम इसको इनरिच करते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू यूरेनियम 235, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। बस यही आपको ध्यान रखना है, यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब यही होता है। उसके बाद अब हम आते हैं कुछ अदर टॉपिक्स पर। अब देखो ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली दिस ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस टॉपिक नाउ। अब एक है आपका डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल्स। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल्स है, नाम से ही पता चल रहा है, इसके माध्यम से जो लिक्विड मिथेनॉल है
उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक तो लिक्विड मिथेनॉल, उसमें जो केमिकल एनर्जी ऑपरेट हो रही थी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो यह आपका डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोबाल्ट प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट दिए जा सकते हैं, जो रिएक्शन को और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। सिंपल सा है, उम्मीद कम है आने की, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेटवर्क एज ए सर्विस, देयर इज़ नो नीड। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है, टोकोमक जो मैंने आपको बता दिया कि क्या है टोकोमक, जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है टोकोमक। एक डिवाइस है, ठीक है, और क्या काम करती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करती है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर लोकेटेड है, आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। ये सब रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ ताकि आपको कंटेंट याद हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज़ हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक है आपका बिस्फेनॉल ए, BPA। ये बेसिकली पॉल्यूटेंट है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, है तो केमिकल लेकिन केमिकल पॉल्यूटेंट है। ये प्लास्टिक्स में पाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जब बनते हैं तो इस केमिकल का यूज होता है, खासकर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक एंड इपॉक्सी रेजिन्स। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स का क्या एप्लीकेशन है ये आपको पता ही है, लेकिन इपॉक्सी रेजिन का फंक्शन आप देख लो। तो जैसे आपका जो फूड कैंस होते हैं, जैसे आप देखते हो कि टीन में जो आपके कोल्ड ड्रिंक सब आते हैं, ठीक है, बोतल का टॉप जो होता है उसके इंटरनल पार्ट में इपॉक्सी रेजिन्स की कोटिंग की जाती है। इपॉक्सी मतलब ऑक्सीजन ना आए, इसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका हेल्थ इफेक्ट होता है बिस्फिनोल ए, मैंने नाम आपको बता दिया। फिर आपका ये स्टैटिक टॉपिक आ जाता है ऑक्सीटोसिन। ये बहुत बार आपने साइंस में क्वेश्चन मतलब रिवाइज किया होगा, ऑक्सीटोसिन क्या होता है। तो दीज आर हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसके द्वारा, जो हमारा हम लोग क्या है, मेमल्स हैं, हम हैं, गाय हैं, भैंस हैं, सब क्या है, मेमल्स हैं। तो उनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग द सेक्स, चाइल्ड बर्थ, या फिर माँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तब भी, या फिर सोशल बॉन्डिंग, सोशल रिलेशनशिप जब होता है तब भी ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो जब आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो जो मिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो केटल्स है उसको ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है ताकि वो आर्टिफिशियली मैनुअली दूध के कंटेंट को बढ़ा दिया जाए, लेकिन है तो ये केमिकल ज़्यादा जाएगा तो फिर ये मनुष्य का शरीर या बच्चे के शरीर में जाएगा तो नुकसान करेगा। तो यही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्लोरोपाइक्रीन। क्या है आपका क्लोरोपाइक्रीन, तो आप समझो कि ये आपका फ्यूमिजेंट केमिकल है। तो एक प्रकार से केमिकल है जो मतलब छिड़कने वाला केमिकल, जिसको हम यूज करते हैं माइक्रोब्स को मारने के लिए, फंगी को मारने के लिए, या फिर जो घास फूस है उसको किल करने के लिए, इंसेक्ट सबको। ठीक है, तो एज ए वॉरफेयर एजेंट भी यूज किया जाता है। वॉरफेयर एजेंट मतलब वॉर में ये सब केमिकल छिड़क देने से जो आपके सैनिक सब है वो सब पोच पोच हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नाइट्रोप्लास्ट। तो क्या न्यूज है, रिसर्चर्स ने एक ऑर्गेनल को डिस्कवर किया है जिसका नाम है नाइट्रोप्लास्ट, और ये बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, कितना परसेंट है कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लांट्स डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली उन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है, और तब जाके वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। और नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, एलिमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, फॉर द फ्लावरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, so it is a biological process in which nitrogen gas is converted into usable form for cell growth for the plants, all of these। ये चीज़ हो गई। और कुछ आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जरूर नाम बताने हैं, और जो आपका फ्रीली लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो आप हमें बताओ। जो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं वो कुछ नाम बताओ। ये सब बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक है इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक है आपका लिडार। लिडार, ठीक है, तो लिडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे आपने रेडियो वेव सुना होगा, तो रेडियो वेव्स में क्या होता है, या सोनार वेव्स आपने सुना होगा। अगर किसी चीज़ को ट्रैक करना है कि वो कितना दूर पर है क्या है, तो हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स या फिर हम सोनार साउंड वेव्स भेजते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भेजा,
लेट्स से 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड आने में लगा, मतलब टोटल 2 सेकंड लगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा नज़दीक है, तो मान के चलो 0.5 सेकंड लगा, फिर यहाँ पर 0.5 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में आ गया, चला गया। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नज़दीक है। तो रेडियो वेव्स या फिर सोनार वेव्स के माध्यम से हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो लिडार है, यहाँ पर लिडार में रेडियो वेव्स की जगह पर या साउंड वेव्स की जगह पर लाइट वेव्स होता है, ठीक है। तो लाइट को हम भेजते हैं, तो लाइट जितने समय में जाता है फिर आता है, तो इस हिसाब से हम एरिया का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिडार में आपका एक लेजर बीम होता है, जो लेजर भेजा जाता है और वापस आता है, फिर एक स्कैनर होता है, फिर एक जीपीएस रिसीवर भी होता है। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब जो आपका सरफेस है वो वहाँ उसमें ऊबड़ खाबड़ है या फिर क्या है, एल्टीट्यूड है या फिर कोई पहाड़ है, तो उन सबको मॉनिटर करने के लिए हम लिडार का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ही मतलब रोचक कंसेप्ट है। आप ऐसा समझ लो कि आप एक व्यक्ति हो, आपके पास मोबाइल है, टैबलेट है, कार है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। लेकिन आपका बस एक डिवाइस है, वो सब कुछ कनेक्टेड है। मतलब आप उस डिवाइस से आप अपने टीवी चला सकते हो, उस डिवाइस से अपने कार के एसी ऑन कर सकते हो, घर के एसी ऑन कर सकते हो, भले ही आप दूसरे देश में क्यों ना बैठे हो। गैस ऑन कर सकते हो, भले ही आप दूसरे देश में क्यों ना बैठे हो। तो ये जो इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है विद योर डिवाइस, ये इंटरनेट ऑफ थिंग, और आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स डोमिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इसका? प्राइवेसी का। अब आप प्राइवेसी की बात छिड़ी ही है, तो आप हमें बता दो कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने आपको पॉलिटी से यहाँ पर लिंक कर दिया है, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम व्हीकल्स, अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, गैस, चूल्हा, बत्ती, बल्ब, सब कुछ, पंखा, जो भी है आप सोच सकते हो, उसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। एक तो होता है कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग जैसे आप कुछ फाइल्स क्रिएट करते हो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा जो डाटा है वो मेरे कंप्यूटर में स्टोर होगा, ठीक है। या फिर मैं कुछ ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसका जो डाटा है मैं अपने कंप्यूटर में सेव कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड कि हम डाटा को अपने कंप्यूटर में शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसको हम दूसरी जगह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर हमने लैपटॉप को लेकर नहीं गया, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो भी डाटा है हम क्लाउड पर सेव कर देते हैं। क्लाउड मतलब ये आसमान वाला बादल नहीं, ये वर्चुअल क्लाउड है, ठीक है। सर्वर, वर्चुअल सर्वर पर हम सेट कर देते हैं। तो भले ही हम इंडिया में हो, भले ही हम पाकिस्तान में हो, भले ही हम बांग्लादेश में हो, भले ही हम दूसरे ग्रह पर क्यों ना पहुँचे, हालांकि मजाक कर रहा हूँ, दूसरे ग्रह पर तो अभी वो नेटवर्क नहीं पहुँचा है, तो वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो बहुत बार मैंने आपको बात की है। डीप फेक सब रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये जो आप ऑडियो वीडियो जनरेट कर पाते हो, ऑटोमेटिक स्लाइड्स बना पाते हो, प्रेजेंटेशन बना पाते हो, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हो गूगल का जेमिनी से या फिर को पायलट से, ठीक है। एक चीज़ ये भी याद रखना कि को पायलट आ गया या फिर गूगल का जेमिनी आ गया, ठीक है, और लैम्डा आ गया, ये सब कहीं ना कहीं ये आपका लैंग्वेज मॉडल है। चैट जीपीटी आ गया, क्योंकि ये सब बीपीएससी ने पूछा है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कवर कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस टेक्नोलॉजी है। लेकिन है ये क्या, ये टेक्नोलॉजी, चलिए इसको समझते हैं। जैसे एक नेटवर्क है, लेट्स से इस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो और 50 कंप्यूटर और कनेक्टेड है, ठीक है। अब लेट्स से कि एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है इस नेटवर्क पर, 50 बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सबसे लिंक है, तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होगा उसको अप्रूवल करने के लिए सबसे अप्रूवल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सब ने अप्रूवल कर दिया तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर ट्रांजैक्शन ऐड नहीं होगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि भाई जो भी नेटवर्क से जुड़े होते हैं सबको बेसिकली अप्रूवल या डिसअप्रूवल का अधिकार होता है। और इससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, कोई बेईमानी नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि सबके पास वो रिकॉर्ड जाएगी, सबका अप्रूवल चाहिए। अगर नहीं तो फिर इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वेरियस फील्ड में, लैंड रिकॉर्ड्स के फील्ड में, या फिर आपका डिजिटल करेंसी के फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। बिटकॉइंस क्या है, ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। और भी कुछ दो तीन एग्जांपल्स आप मतलब ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी,
कि आप हमें नाम बताओ, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो मैंने बिटकॉइन से आपको बता दिया, और एक दो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया नहीं है इसलिए मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया, अभी मुझे दिमाग में आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है। एक है आपका टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होता है? तो बेसिकली जो आपके कुछ एसेट्स हैं, उस एसेट्स को हमने टोकन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे लेट से आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का कुछ है, ठीक है, तो उसका एक नंबर होगा, आधार कार्ड उसका एक नंबर होगा, लेकिन अगर ये बार बार पब्लिक में जाएगी, आधार कार्ड आपका पब्लिक में जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का कंसर्न हो सकता है। तो टोकनाइजेशन में क्या होगा कि हम एक वर्चुअल नंबर क्रिएट कर देंगे जो एक्चुअल नंबर से डिफरेंट होगा, और आप इस के माध्यम से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो टोकनाइजेशन कहीं ना कहीं वही हुआ कि हमने एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कर दिया एसेट का, जिसको हम टोकन कह सकते हैं। ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID। पहली बात तो ये फुल फॉर्म ही नाम याद रखना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको आप समझिए बढ़िया से। जैसे आप टोल टैक्स, लेट से आप कार चलाते हो, ठीक है, आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं टोल टैक्स सेंटर पर रुकते हो। तो आप देखे होगे कि पहले तो चलो रोक के आपको पैसे पे करने पड़ते थे, लेकिन अब गाड़ी में फास्ट टैग लगा दिया गया है। तो वो जो फास्ट टैग है, वो बेसिकली उसमें आपका कुछ मनी स्टोर रहता है, और उसमें बेसिकली कुछ चिपसेट टाइप ऐडर रहते हैं, और उसके माध्यम से जो कैमरा लगा हुआ रहता है टोल टैक्स में, उसमें RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो आराम से आपका जो भी टोल टैक्स लगेगा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। ये है आपका RFID टेक्नोलॉजी, ठीक है। और रेडियो वेव्स पर यह काम करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये खत्म हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, देयर इज नो नीड टू स्टडी। एंड हाँ, थोरियम रिजर्व्स के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले के लेक्चर में कवर करवा दिया है, तो आप पहले के लेक्चर में आप देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बताया कि भारत का क्या स्टेटस है थोरियम रिजर्व के मामले में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है, और भारत में अगर रिजर्व है तो कहाँ पर मिलता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर एक आपका न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस चल रहा है। मैंने आपको बताया कि एनर्जी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें रिस्क भी आता है, और इसमें जो रॉ मटेरियल है यूरेनियम, वो सब देशों के पास नहीं होती। अगर लेना भी है तो कहीं ना कहीं हमें परमिशन लेनी पड़ती है न्यूक्लियर यूरेनियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो है आपका 7.5 गीगावाट, जो लगभग 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से हमें आता है। और इंडिया का टारगेट है कि लगभग हम जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी अभी है हमारा, इसका 3 गुना कर दे 2030 तक। तो 2030 तक 3 गुना। अभी फ़िलहाल जो न्यूक्लियर पावर जो एनर्जी का शेयर है वो 2.8% है टोटल एनर्जी शेयर में। तो आपको हमें दो तीन बातें बतानी है। एक तो जो हमारा एनर्जी आता है वो मैक्सिमम किससे आता है, रिन्यूएबल से आता है या नॉन रिन्यूएबल से आता है। अगर नॉन रिन्यूएबल से आता है तो उसमें से भी सबसे ज़्यादा किसका आता है, क्या थर्मल है, ठीक है। और अगर ओवरऑल देखें तो उसमें से किसका आता है, थर्मल है या फिर आपका सोलर है या फिर आपका हाइड्रो है या फिर आपका विंड है। तो ये जरूर कंपैरिजन करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रोनोलॉजी में अरेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ कुछ हमने आइडिया दिया आपको, सब कुछ तो हम यहाँ पर आपको स्टैटिक वाला कवर नहीं करवाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको बस एक हाईलाइट दे रहा हूँ कि क्या आप इन कंसेप्ट से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। अगर जानते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं तो अभी आपके पास समय है, तो आप आराम से इसको रिसर्च करिए और आराम से इस कंटेंट को बेसिकली ढूंढिए। कुछ कुछ आप जब सर्च करते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद रहती, ये भी एक माइंड की फिलॉसफी है, ठीक है। और ये आप देख लो। हाँ, ये मैंने आपको बताना भूल गया कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड रिजर्व में भी कौन है यूरेनियम के फील्ड में, तो कजाकिस्तान है, ठीक है। और इंडिया में अगर हम बात करें रिजर्व एंड प्रोडक्शन के मामले में, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से एक पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ कुछ आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम दिए गए कौन सा स्टेट में है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे काकरापार, ये आपका गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, मद्रास
कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है ये आप हमें बताओ। कैगा कहाँ पर है, कैगा से कर्नाटक आप याद रख सकते हो। फिर रिसेंटली आपका न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट है, पहली बात तो क्या ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर हुआ, ब्रसल्स। ब्रसल्स कहाँ पर है, बेल्जियम। और ये आपका फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट है। किसके द्वारा होस्ट किया गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा एंड बेल्जियन गवर्नमेंट, यानी कि जो बेल्जियम की सरकार है उसके द्वारा। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है। लिथियम के लिए हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, और इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के लिए अर्जेंटीना में। ठीक है। और काबिल जो है वो बेसिकली ये जो आपका ओएनजीसी की कंपनी है बेसिकली, नहीं नहीं, ये जो आपका काबिल है ये 2019 में स्टेब्लिश हुआ था, जॉइंट वेंचर कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि नॉल्को है, और फिर आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि HCL है, एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेशन लिमिटेड। तो ये सब कंपनी की कंसोर्टियम है, और ये आपका विदेश में ऑपरेट करती है, माइनिंग प्रोजेक्ट हो या एक्सप्लोरेशन हो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आप। लिथियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इंडिया का स्टेटस आप देख लो, 5th लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है भारत का वर्ल्ड में। ठीक है। और लिथियम ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और अभी फ़िलहाल इंडिया लिथियम के डिमांड को 100% इम्पोर्ट के माध्यम से फुलफ़िल करता है, यानी कि हमें लिथियम की जो भी ज़रूरत है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। कहाँ से हम मेनली इम्पोर्ट करते हैं, चाइना और हांगकांग से। लिथियम के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, ये सब जो आप देख रहे हो देयर इज़ नो नीड, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अब है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर, मतलब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिहाज से, है, जो आने वाले समय में नेशन के ग्रोथ के लिए, नेशन के सिक्योरिटी के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए वो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सब आपका जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन से दो देश शामिल है, US और इंडिया के बीच। ठीक है। और एक इंडिया AI पोर्टल है जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में नेशनल पोर्टल है, यानी कि वेबसाइट। ये ध्यान रखना है आपको। फिर सत्येंद्र नाथ बोस की बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस, इनको फादर ऑफ गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। और क्यों इनको कहा जाता है कि जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है बोसोन, इसका नाम आपने सुना भी होगा, ये इन्हीं के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है इसकी खोज में, डिस्कवरी में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके लिए एक बुक भी डेडिकेट किया था जिसका नाम है विश्व परिचय। ठीक है, तो विश्व परिचय किनके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर, किनके लिए लिखा गया है, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। तो आप समझ सकते हो पहले जो ये सब साइंटिस्ट थे वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर भी हमारे देश का नाम रोशन करते थे, और आज भी हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं फॉर इंडिया टू सक्सीड इन वेरियस मिशन, वेदर इट इज स्पेस, वेदर इट इज डिफेंस। तो सैल्यूट टू आवर दीज साइंटिस्ट। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका पॉजिट्रियम। तो पॉजिट्रियम बस आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एक तो होता है आपका कंसेप्ट मैटर और एंटी मैटर। मैटर का मतलब क्या हुआ, जो आप देख रहे हो वो सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो सब होता है। एंटी मैटर मतलब मैटर का ही उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन का भी अपोजिट होता है, प्रोटॉन का भी अपोजिट होता है। ये आपने सुना होगा साइंस में, अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो मैटर एंड एंटी मैटर, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जो पॉजिट्रॉन है जिसको 1951 में डिस्कवर किया गया था, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, पॉजिट्रॉन मिल जाता है। तो आप देखो पॉजिट्रॉन क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्जेज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है ये आपका पॉजिट्रॉन। और ये जो हम नाम देख रहे हैं पॉजिट्रोनियम, तो पॉजिट्रोनियम कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखो कि जनरली आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। लेकिन पॉजिट्रियम की बात करें तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है और फिर एक पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीमेटर है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एंटीमेटर मैटर का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका सी बॉट।
तो सी बॉट क्या है? बेसिकली गोवा बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी ने एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया है जिसका नाम है सी बॉट। और सी बॉट क्या है? एक रोबोट है जिसमें एडवांस फीचर है कि जो आपका समुद्र के नीचे वो आपका एनालाइज करेगा, सर्वेलेंस करेगा, मेनली फॉर कोरल रीफ पर्पज। लेकिन उसी के रिगार्डिंग हमने एक आपको क्वेश्चन भी पूछा था, हमने आपको पढ़ाया भी था कि भारत ने बेसिकली अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल तैयार किया था। क्या नाम था उसका? निरक्षी नाम था शायद। तो आप उसे चेक कर सकते हो। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका ये साइंस एंड टेक का सीरीज खत्म होने वाला है। एक है आपका ड्राई आइस। तो ड्राई आइस आप बार बार सुनते हो, बीपीएससी ने इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ड्राई आइस को हम कहते हैं सॉलिड सीओटी। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है और इसको हम सॉलिड सीओटी तो कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं सॉलिड सीओटी? इट इज़ ऑल बिकॉज कि जब इसको हम हीट करते हैं ना तो ये आपका मेल्ट नहीं होता लिक्विड में। हीट करने से क्या है, तो सॉलिड, जब हीट करेंगे तो लिक्विड में मेल्ट होगा, फिर गैस में होगा। लेकिन ये आपका मेल्ट नहीं होता है, डायरेक्टली ये आपका गैस में चेंज हो जाता है। तो ड्राई आइस या फिर सॉलिड CO2 ये क्या है आपका? ये बेसिकली सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, जहाँ पर हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर जाते हैं अगर हम हीट दे रहे हैं तो। एप्लीकेशन बहुत सारे सेक्टर में, हॉस्पिटल में, फूड प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में, और आपका ये न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद है आपका कुछ भी नहीं है। तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आप समझ सकते हो कि मैंने लगभग लगभग 1.5 सालों के करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो लगभग लगभग 200 प्लस पेजेज के हैं, वो कवर करवाने वाला हूँ। अब लगभग लगभग ये आपका ख़त्म होने वाला है। अब आपको बस बने रहना है, बार बार रिवाइज करना है, स्थिर से रिवाइज करना है। एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार सुनना है। ठीक है, लेकिन आपका काम हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से। वन लाइनर अगर आप पढ़ते तो टाइम भी जाता, कोई भी काम नहीं आता। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस से रिलेटेड जो भी होगा वो भी मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो डोंट बी इन हरी, आपको बस रिवाइज करना है, आपको ट्रस्ट करना है, आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर, डेफिनेटली प्रीलिम्स होना ही है। और ये माइंडसेट पर ही निर्भर करता है, तभी आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, तभी आपकी एनर्जी भी चैनलाइज होती है। तो आपको माइंड के लेवल पर खेलना है। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ सीरीज इन द अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू। लेक्चर अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।